हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पार्ट 2 में बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ gyration, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, हमने यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर कर लिया हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। सो डिस्क का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा एंड मास पर यूनिट एरिया इज m by pi r square and y dash is that axis which is perpendicular to its plane and passing through its center। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। सो एलिमेंट इज दैट इज शेप ऑफ रिंग हैविंग रेडियस x एंड थिकनेस dx। तो इस एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है वो होगा 2 pi x into dx एंड इस एलिमेंट का मास होगा मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई the surface area of this element, that is 2mx dx by r square आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा y डैश एक्सिस के अबाउट मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास x है, सो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2mx dx by r square into x square। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट द एक्सिस y डैश। सो ये एलिमेंट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू r तक जा रहा है। सो इट मीन्स अगर हमने पूरा सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम इसको इंटेग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स 0 to r। तो बाय इंटेग्रेशन हमारे पास जो है 2m by r के बाहर आ जाएगा और x क्यूब का इंटेग्रेशन होगा x की पावर 4 by 4 एंड 4 बाहर आ जाएगा। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर बाद में लोअर लिमिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर्कुलर डिस्क का इसके y डैश के अबाउट 1/2 mr स्क्वायर होगा। तो हमने अभी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये फ्रॉम सिमेट्री वी find that the moment of inertia of circular disc about any diameter will be the same। तो हमने यहाँ पे AB एंड CD दो डायमीटर कंसीडर कर लिए, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ID। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करेंगे, दैट इज IAB प्लस ICD इज इक्वल टू IYY डैश एज IYY डैश इज 1/2 mr स्क्वायर। तो हमारे पास ID आ जाएगा 1/2 ऑफ 1/2 mr स्क्वायर, दैट इज 1/4 mr स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेट करना है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। सो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जो कि इसके प्लेन में लाई कर रहा है। इट मींस वो डायमीटर के पैरेलल होगा, तो हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया ABF एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IT। तो इट मींस IT इज इक्वल टू ICD प्लस मास of the disc multiply the square of the distance between the two parallel axes, that is r square। so 1/4 mr square plus mr square is equal to 5/4 mr square। and now the moment of inertia of a disc about a tangent perpendicular to its plane। so ये plane के perpendicular एक tangent है जिसके about हमने moment of inertia कैलकुलेट करना है। let us suppose this is I dash t। so again हम यहाँ पे theorem of parallel axis अप्लाई करेंगे। so I dash t is equal to I y dash plus mr स्क्वायर। सो y डैश दैट इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। So now, what is the relation between torque and the moment of inertia? Torque is the rotational effect of force, and moment of inertia, it is the ability of the body to resist the rotational motion। जो torque की वजह से बॉडी के बीच में angular acceleration प्रोड्यूस हो रहा है। Let us suppose angular acceleration is alpha and ये बॉडी है, इसके हमने n पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए जिनके पास m1, m2, m3 up to mn मासेस हैं एंड उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1, r2, r3 up to Rn। हमने सबसे पहले ये p पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास m1 है और इसका डिस्टेंस r1 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका लीनियर वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया v1। अगर इसका लीनियर एक्सेलरेशन a1 है तो एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा। सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स लगेगी दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो f1 इज इक्वल टू m1 a1 दैट इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा। सो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इनटू द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमारे पास टो वन आ जाएगा f1 r1 m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। सो टोटल
टॉर्क होगा सभी का सम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा कॉमन कर रहा है, तो अल्फा कॉमन कर रहा है तो हमारे पास ये वाली टर्म समेशन टर्म मर रही है, दैट इज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। इट मींस टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ द रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम। तो सेम हमने वही डायग्राम कंसीडर कर ली कि एक बॉडी है जिसके n पार्टिकल्स हैं हैविंग मास m1 m2 m3 up to mn located at distances r1 r2 r3 up to rn from the axis of rotation, as all the particle has the angular velocity omega, and then the linear velocity is v1 is equal to r1 omega, v2 is equal to r2 omega, v3 is equal to r3 omega up to vn is equal to rn omega. And kinetic energy क्या होता है? half mv square. So kinetic energy is equal to 1/2 m1 v1 square plus half m2 v2 square plus half m3 v3 square up to half m1 vn square. तो हम यहाँ पे vn v1 v2 v3 इस सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कॉमन नहीं कर रहा है। अगेन अंदर वाली टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एंड हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन होता है आई ओमेगा इज इक्वल टू एल। सो हमारे पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 एल ओमेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल बॉडीज इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही हैं, रोल कर रही हैं, दैट इज विदाउट स्लिपिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग हियर? रोलिंग मींस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया सॉलिड सिलेंडर कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है एंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। एंड अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये भी एंगल हमारे पास थीटा होगा, क्योंकि जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी होता है। एज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इफ देयर एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एंड लेट अस सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी। इट मींस यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं। फोर्सेस कौन कौन सी हैं? वेट mg that is acting downward and the normal action which is acting normal to the point of contact. This is the point of contact here, and the motion is along the downward, or we can say along the inclined plane. So it means the force of friction which is acting opposite to the direction of motion. तो हमने यहाँ पे mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो mg sin थीटा along the plane आ गया और mg cos थीटा उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हमको पता है कि इसका जो मोशन है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। इट मींस ये दोनों कंपोनेंट दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। सो वी कैन से n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, एंड जो ये दोनों कंपोनेंट mg sin थीटा एंड f, इनमें से कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि मोशन जो है वो नीचे की तरफ है। इट मींस mg sin थीटा ज्यादा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। इट मीन नेट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस f, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो टॉर्क है वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 फोर्सेज है। हमने वेट को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो इसमें से सिर्फ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये रेडियल फोर्स है। जो बाकी फोर्सेज हैं वो तो उसके सेंटर के अबाउट लग रही हैं, बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये अलोंग द प्लेन लग रही है। तो इट मींस जो रोटेशनल इफेक्ट है ये सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। So force of friction multiply the distance of that force from the axis of rotation, that is r. So इनके दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। अगर हमारे पास i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन होता है टो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू a by r। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, दैट इज इक्वेटिंग द इक्वेशन 3 and 4। तो हम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज आई ए बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज अ जनरल रिलेशन। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 1/2 mr स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आई की वैल्यू, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2/3 g sin थीटा। सो क्लियरली हियर एक्सेलरेशन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इक्वेशन 2 से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज mg sin थीटा माइनस ma। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2/3 g sin थीटा। हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 1/3 mg sin थीटा। सो क्लियरली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज लेस देन mg, बिकॉज जो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो 1 होती है और 1/3 इज ऑल्सो लेस देन 1। सो इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन mg। अगर हम बात कर रहे हैं कि बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, सो इट मीन्स देयर मस्ट बी सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
as the coefficient of friction is given by the ratio of force of friction to the normal action. So normal action की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से आई थी mg cos थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/3 tan ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। तो हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे वैल्यू आई की, तो हमारे पास फिर से एक्सेलरेशन आ जाएगी, दैट इज 5/7 g into sin थीटा। सो क्लियरली द एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो ये हमारे पास टॉपिक क्लियर हो गई। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जब मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो अगर इनके सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।